गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति और उपयोगिता। आज इस वीडियो में हम तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है? तुलनात्मक राजनीति, जैसा कि हमें नाम से लगता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम विभिन्न देशों की सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। लेकिन ये बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम केवल देशों की सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, बल्कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक वाइड कंसेप्ट है, एक व्यापक अवधारणा है। तो इस अवधारणा को समझने के लिए पहले हम कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहली परिभाषा हम लेते हैं इसमें एडवर्ड फ्रीमेन की। देखिए, एडवर्ड फ्रीमेन क्या कहते हैं? एडवर्ड ए फ्रीमेन कहते हैं। हम इस डेफिनेशंस को एक बार हम रीड करेंगे और हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। अर्थात तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकारों के विभिन्न रूपों का ही तुलनात्मक अध्ययन शामिल नहीं होता, बल्कि विविध राजनीतिक प्रक्रियाओं, उनसे संबद्ध राजनीतिक एवं गैर राजकीय संस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन सम्मिलित होता है। तो देखिए, एडवर्ड फ्रीमेन की डेफिनेशन से हमें ये पता लगता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम विभिन्न देशों की सरकारों, विभिन्न देशों में जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का हम एक कंपैरेटिव स्टडी उनकी हम करते हैं। इट मीन्स जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, जब हम तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम केवल विभिन्न देशों की सरकारों का ही तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि हम उन देशों में विद्यमान राजकीय और गैर राजकीय संस्थाएं, विविध राजनीतिक प्रक्रियाएं, इनका भी हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम लेते हैं रॉय सी मैक्रिडिस की। देखिए, क्या कहते हैं मैक्रिडिस? मैक्रिडिस कहते हैं कि हेरोडोटस एवं अरस्तु के समय से ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थाओं, सरकारों एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं में विविधताएं प्राणवान रही है और इन विविधताओं में समान तत्वों की खोज, या मैं इसको देखिए आप फिर से, इन विविधताओं में समान तत्वों की खोज करने के लिए पद्धतीय प्रयास को तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण कहा गया है। अर्थात हम ये देखते हैं कि अलग अलग देश में अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग देश में अलग अलग तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं, अलग अलग तरह की राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, अलग अलग तरह के राजनीतिक मूल्य हैं, अलग अलग तरह के राजनीतिक विश्वास हैं। तो तुलनात्मक राजनीति में हम क्या करते हैं कि हम इन विविधताओं में समान तत्वों की खोज करते हैं, और समान तत्वों की खोज करने के लिए हम एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाते हैं, जिसे कि हम कहते हैं तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। तीसरी डेफिनेशन है जी.के. रॉबर्ट्स की। जी.के. रॉबर्ट्स कहते हैं कि अब राजनीति का यह तुलनात्मक अध्ययन केवल संरचनात्मक तुलनाओं तक ही सीमित नहीं रहा, वरन इसमें कबीलों, समुदायों, संघों, समूहों और गैर राजकीय इकाइयों का व्यवहारपरक अध्ययन होने लगा है। यही कारण है कि आज तुलनात्मक राजनीति को या तो सब कुछ या कुछ नहीं कहा जाने लगा है। तो देखिए, जी.के. रॉबर्ट्स ये कहते हैं कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, जो तुलनात्मक राजनीति है, उसमें हम केवल संरचनाओं की ही तुलना नहीं करते हैं कि एक देश में इस तरह की संरचनात्मक इकाइयां हैं, दूसरे कंट्री में इस तरह की संरचनाएं हैं, तो हम केवल संरचनाओं का ही तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि हम इसमें और किस किस की स्टडी करेंगे? कबीले, समुदाय, संघ, समूह
और जो गैर राज्यीय इकाइयां हैं, जो नॉन स्टेट यूनिट्स हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। और अध्ययन भी हम कैसा करते हैं, व्यवहार परक, व्यवहारात्मक अध्ययन का मतलब ये है कि हम उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, हम उनकी फंक्शनिंग का अध्ययन कर रहे हैं, केवल संस्थात्मक अध्ययन हम नहीं करेंगे। तो इट मीन्स तुलनात्मक राजनीति का जो एरिया है वो बहुत वाइड है, और इसीलिए हम कहते हैं कि या तो तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या तुलनात्मक राजनीति कुछ नहीं है। ओके, तो देखिए हमने इन डेफिनेशंस की स्टडी करी, इनको हमने रीड किया। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता के अध्ययन से है। मतलब कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि हम जो राजनीतिक व्यवहार है उसको हम कंप्लीटनेस के संदर्भ में, राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता के संदर्भ में जब हम स्टडी करेंगे तो वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाएगी। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में केवल सरकारों के विविध रूप शामिल नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक प्रक्रियाएं, उनसे संबंधित राजनीतिक एवं गैर राजकीय संस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन सम्मिलित होता है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि विभिन्न देशों की न केवल सरकारों बल्कि उन देशों में विद्यमान राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थाओं एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है। अर्थात तुलनात्मक राजनीति का मतलब एक तरीके से राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता के अध्ययन से है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र क्या है? देखिए, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को लेकर विवाद है। विवाद कैसा है? विवाद यूं है कि एक तरफ तो है परंपरावादी विचारक और दूसरी तरफ है व्यवहारवादी विचारक। तो पहले हम बात करते हैं परंपरावादी विचारकों की। परंपरावादी विचारक ये कहते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में केवल औपचारिक संरचनाओं की ही कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। और देखिए, दूसरी तरफ जो आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं वो ये कहते हैं कि इसमें हम अनौपचारिक कारक और प्रक्रियाओं को भी शामिल करें। यानी कि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को लेकर दो दृष्टिकोण हैं। एक तरफ परंपरावादी विचारक हैं जो ये कहते हैं कि हम इसमें केवल औपचारिक संरचनाओं का अध्ययन करें, और दूसरी तरफ आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं जो ये कहते हैं कि हम इसमें केवल औपचारिक संरचनाओं का ही अध्ययन नहीं करें, बल्कि हम इसमें जो अनौपचारिक कारक हैं, जो अनौपचारिक प्रक्रियाएं हैं, हम उनका भी अध्ययन करें। तो तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को लेकर दो तरह के विवाद हम देखेंगे। पहला है सीमा संबंधी विवाद। सीमा संबंधी विवाद का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि तुलना से संबंधित राजनीतिक क्रियाकलापों का क्या अर्थ हो। एक तरफ कानूनी दृष्टिकोण है, तो कानूनी दृष्टिकोण ये कहता है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल उसी राजनीतिक व्यवहार की तुलना होनी चाहिए जो संविधान में कानून द्वारा स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित है। यानी कि जब हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो हम केवल राजनीतिक संस्थाओं की ही कंपैरेटिव स्टडी करें कि राजनीतिक संस्थाएं किस तरह का बिहेवियर कर रही है, कि हमारे इंडिया में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका कैसे काम कर रही है। या अगर हमें अमेरिका के साथ कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो हम देखेंगे कि अमेरिका में ये संस्थाएं किस तरीके से काम कर रही हैं। तो संविधान में कानून द्वारा जो राजनीतिक संस्थाएं बनाई गई हैं, हमें केवल उनके ही व्यवहार की तुलना करनी है। दूसरा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि जो राजकीय संस्थाएं हैं उनके साथ साथ हम जो गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं और उनके व्यवहार का भी अध्ययन करें। यानी कि जो NGOs हैं या जो प्रेशर्स ग्रुप हैं, जो हित समूह हैं या
पॉलिटिक्स को इफ़ेक्ट करने वाले जो भी समुदाय हैं, जो भी संघ है, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो जाति कोई एक औपचारिक संस्था नहीं है, एक अनौपचारिक संस्था होते हुए भी जाति भी पॉलिटिक्स को इफ़ेक्ट करती है हमारे यहाँ। तो हम केवल राजकीय संस्थाओं का अध्ययन नहीं करेंगे, हम गैर राजकीय संस्थाओं का अध्ययन करेंगे, उनके बिहेवियर का अध्ययन करेंगे। दूसरा जो विवाद है वो है मानकों व व्यवहार के संबंधों का विवाद। देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुलनात्मक राजनीति में यह भी देखा जाना चाहिए कि यह भी देखना चाहिए हमें कि राजनीतिक व्यवहार मानकों के अनुकूल है या प्रतिकूल। राजनीतिक व्यवहार मानकों के अनुकूल रहे तो तुलना करना सरल है, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि जैसे सपोज कीजिए, जैसे हम बात करें, जैसे हम ब्रिटेन को लेते हैं। हम ये कहते हैं कि ब्रिटेन में राजतंत्र है, ठीक है। अब हम मान लीजिए हम ये कहें ब्रिटेन में राजतंत्र है, नेपाल में भी पहले राजतंत्र था। अब हम मान लीजिए दोनों की कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि ब्रिटेन में कहने के लिए तो वहाँ पर राजतंत्र है, लेकिन व्यवहार में वहाँ लोकतंत्र है। यानी कि जो राजनीतिक व्यवहार है, वो जो मानक हैं, कि जो स्थापित मानक हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ नहीं है। तो अगर राजनीतिक व्यवहार जो है वो मानकों के ही अनुकूल हो तो कंपैरेटिव स्टडी करना आसान हो जाता है, लेकिन अगर मानकों के अनुकूल नहीं हो तो कंपैरेटिव स्टडी करना कठिन होता है। ओके, तो ये हमने विवादों की बात की कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के एरियाज़ को लेकर क्या विवाद है और विवाद क्यों है। अब हम एक मोटे रूप से देख लेते हैं कि अगर हम तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बनाना चाहें तो उसमें हम किन किन चीज़ों को सम्मिलित करेंगे। सबसे पहला है आनुभविक अध्ययन पर बल। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम अनुभविक अध्ययन पर बल देते हैं। दूसरा है औपचारिक संरचनाओं के बजाय अवसंरचनाओं के अध्ययन पर बल। कि जो औपचारिक संरचनाएं हैं, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये तो एक औपचारिक संरचनाएं हैं, लेकिन अवसंरचनाएं कौन सी है? अवसंरचना यानी कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ है, प्रेशर्स ग्रुप है, हित समूह है, या और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं जो पॉलिटिक्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जो इन संस्थाओं के बिहेवियर को प्रभावित कर रहे हैं, तो हम उन अवसंरचनाओं का अध्ययन करें। तीसरा है विकासशील समाजों के अध्ययन पर बल। देखिए, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि पॉलिटिकल साइंस में केवल डेवलप्ड कंट्रीज़ की स्टडी की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जब हम कंपैरेटिव स्टडीज़ पर आते हैं तो हमने विकासशील समाजों का अध्ययन करना भी शुरू किया। तो इसमें हम विकासशील समाजों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये जो अप्रोच है इसका डेवलपमेंट हुआ था व्यवहारवाद के आने से, और व्यवहारवाद का इम्पैक्ट नो डाउट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर भी पड़ा। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाते हैं। इट मीन्स अगर हमें पॉलिटिकल साइंस को समझना है तो हम कहीं ना कहीं मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, इनका भी अध्ययन हम करेंगे। इट मीन्स अगर मुझे किसी देश की पॉलिटिक्स को समझनी है तो मुझे वहाँ का इतिहास, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ के लोगों के मनोविज्ञान, इनकी भी कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है मूल्यविहीन राजनीतिक सिद्धांत। मूल्यविहीन राजनीतिक सिद्धांत अर्थात कि जो भी हमारी पॉलिटिकल थ्योरी हो वो मूल्यों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, किसी अध्ययनकर्ता के मूल्यों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए, हमारी स्टडी निरपेक्ष होनी चाहिए। तो आज हमने देखा कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसका मीनिंग क्या है और उसका क्षेत्र क्या है। थैंक यू।